मैरिटल रेप के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रिसेंटली 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया और बहुत ही ये जजमेंट अलग तरीके का है, क्योंकि 2 जज की बेंच बैठी थी इस जजमेंट में। 2 जज बैठे थे इसमें और 2 जज ने अलग अलग डिसीजन दिया, स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब है एक जज ने अलग बोला और दूसरे जज ने अलग बोला। दोनों 4 पिटीशन डाली गई थी इस मैरिटल रेप के अगेंस्ट में, तो उन पिटीशन को सुन रहे थे दोनों जज। इन्होंने इंडियन पीनल कोड के जो एक्सेप्शन है, आर्टिकल नहीं बोलेंगे, सेक्शन बोलेंगे, सेक्शन 375, उसके बारे में डिसीजन दिया। तो मैरिटल रेप को ही चैलेंज किया था पिटीशन डाल के हाई कोर्ट में। कोर्ट ने 4 पिटीशन को सुना, जिसमें सेक्शन 375 का जो एक्सेप्शन दिया हुआ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। एक्सेप्शन का मतलब कुछ अपवाद को छूट दी गई है सेक्शन 375 में। आईपीसी का जो 375 है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड है, 1860 का बना हुआ है, अंग्रेजों के टाइम का ये एक लॉ है, कानून है। इसमें जो सेक्शन 375 है ये मैरिटल रेप के रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शन देता है, छूट देता है। मैरिटल रेप क्या होता है वैसे? मैरिटल रेप का मतलब क्या है? देखो, रेप क्या है? रेप है भाई साहब बलात्कार बोलेंगे हिंदी में। यानी कि अगर फीमेल की, महिला की, वुमन की बिना कंसेंट के, बिना उसकी इजाज़त के अगर फोर्सफुली इंटरकोर्स किया जाए, फोर्सफुली उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए जाएं, तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो 375 का सेक्शन है इसमें कई तरीके की, लगभग 7 तरीके की कंसेंट दी गई हैं, 7 तरीके की, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन दिया गया है मैरिटल रेप का। यानी कि अगर किसी आदमी और औरत की मैरिड हो रखी है, यानी कि मैरिज हो रखी है, मैरिड है वो दोनों कपल, और हस्बैंड महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है उसकी बिना कंसेंट के भी, यानी कि उसकी बिना इजाज़त के भी, तो वो मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग ये पिटीशन डाली थी कि अगर हस्बैंड बिना महिला की अनुमति के उसके साथ सेक्स करता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो इसको मैरिटल रेप समझा जाए। लेकिन 2 जज ने अलग अलग डिसीजन दिया। एक जज ने कहा कि जो सेक्शन 375 है, जो एक्सेप्शन दिया हुआ है इसमें, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि इनवैलिड है, ये असंवैधानिक है, तो इसको हटाना चाहिए। यानी कि हस्बैंड अगर बिना कंसेंट के करता है, फिजिकल रिलेशनशिप महिला के साथ बनाता है, तो उसे रेप की कैटेगरी में समझा जाए, अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया सेक्शन 375 को। लेकिन दूसरे जज ने बोला नहीं, ये प्रोविजन वैलिड है। यानी कि दोनों ने अलग अलग डिसीजन दिया है। अब दोनों ने अलग अलग डिसीजन दिया तो आगे क्या होगा वो भी जानेंगे। और ये मैरिटल रेप एक्सेप्शन क्या है, पहले इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, जो सेक्शन 375 है वो डिफाइन करता है कि रेप क्या है, बलात्कार क्या है। जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया वो रेप है। इसमें 7 तरीके की कंसेंट दी गई हैं, तो अगर इनको वॉयलेट करता है कोई भी, इनका उल्लंघन करता है, 7 तरीके की जो अनुमति हैं, कंसेंट हैं, तो फिर वो रेप की कैटेगरी में आएगा कि आदमी ने रेप किया है, बलात्कार किया है। लेकिन इस प्रोविजन में ही कुछ एक्सेप्शन दी हुई है। वो एक्सेप्शन है कि अगर मान लो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है मैन अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, भले ही उसकी वाइफ ने कंसेंट दी हो या ना दी हो, यानी कि इजाज़त दी हो या ना दी हो, और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो वाइफ केवल 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। अगर 18 साल से ऊपर है वाइफ और हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है, तो फिर ये रेप नहीं माना जाएगा। ये लिखा है किसमें? सेक्शन 375 में। तो ये एक्सेप्शन है, अलाउ करती है मैरिटल राइट हस्बैंड के, यानी कि हस्बैंड को पूरा अधिकार है, वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कर सकता है। अगर उसकी वाइफ 18 साल से ऊपर है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, भले ही उसकी वाइफ ने कंसेंसस दी हो, यानी कि अपनी अनुमति दी हो या ना दी हो। यानी कि दोनों ही कैटेगरी हैं, जो कंसेंसुअल या नॉन कंसेंसुअल सेक्स विद वाइफ, ये लीगल है इस सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग, यानी कि वो रेप नहीं समझा जाएगा। तो अब समझते हैं कि अगर ये स्प्लिट वर्डिक्ट दिया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा तो आगे क्या होता है। देखो, 2 जज की बेंच बैठी थी, 2 जज ने अलग अलग डिसीजन दिया, तो अब होगा क्या, ये जाएगा लार्जर बेंच के पास, यानी कि हो सकता है अब ये 3 जज की बेंच के पास जाए हाई कोर्ट में। तो एक तो है रास्ता ये कि अब इस डिसीजन को आगे पहुंचाया जाएगा, 3 जज की बेंच सुनेगी। अगर 3 जज में मान लो 2 जज बोलते हैं कि ये अनवैलिड है, ये जो प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन हटा दी जाएगी। यानी कि अगर फिर हस्बैंड
वाइफ के साथ बिना उसकी अनुमति के इंटरकोर्स करेगा, सेक्स करेगा, फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगा, तो फिर वो रेप समझा जाएगा, अगर इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं इस एक्सेप्शन को। लेकिन अभी तक नहीं की, क्योंकि एक जज ने कहा है वैलिड है, एक जज ने कहा इनवैलिड है, तो अभी ये कुछ नहीं माना जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जाएगा किसके पास? 3 जज की बेंच के पास जाएगा। या तो ये, अगर ये हाई कोर्ट की 3 जज की बेंच के पास नहीं जाता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचा सकते हैं ये अपील को। अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा कि ये वैलिड है, इनवैलिड है, फिर इनवैलिड या वैलिड हो जाएगा। तो अभी तक इसकी जो वैलिडिटी है सेक्शन 375 की, वो क्या है? अभी तक यही है कि ये पूरा अधिकार देता है हस्बैंड को वाइफ के साथ इंटरकोर्स करने का, बिना उसकी अनुमति के भी और उसकी अनुमति के साथ भी। अभी तक ये कंडीशन है। अच्छा, यूपीएससी पूछता है कि मैरिटल रेप को क्रिटिकली एग्जामिन करो, ऐसा पूछता है, तो उसमें लिखना पड़ता है हमें आर्गूमेंट इन फेवर और आर्गूमेंट अगेंस्ट, यानी कि मैरिटल रेप के फेवर में भी, पक्ष में भी हमें उसमें आर्गूमेंट लिखनी होती है, और इसके विपक्ष में भी, यानी कि इसके अगेंस्ट भी। तो पहले समझते हैं कि कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन कर देना चाहिए इसका, यानी कि इसको भी क्रिमिनल समझाना चाहना चाहिए हस्बैंड को भी कि उसने रेप किया, अगर वो बिना कंसेंट के करता है तो मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करना चाहिए। तो इसके आर्गूमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट हैं ये डिस्कस करते हैं पहले। तो पहली आर्गूमेंट है कि अगर कोई हस्बैंड करता है उसके अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बिना उसकी कंसेंट के, तो उसे क्रिमिनल समझना चाहिए। तो पहली आर्गूमेंट इसके फेवर में है, क्रिमिनलाइजेशन करने के फेवर में, कि मैरिज एक कोई लाइसेंस नहीं है हस्बैंड के लिए कि वो फोर्सिबली रेप करे अपनी वाइफ का बिना किसी दंड के, विद इम्प्यूनिटी, यानी कि उसको एक छूट मिले, ये कोई लाइसेंस नहीं है। दूसरी आर्गूमेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कवरेज, ये कवर्चर का डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, ये क्या कहता है? देखो, ये जो डॉक्ट्रिन है कवर्चर का, ये पैट्रियार्कल नॉर्म्स पे बेस्ड है। पैट्रियार्कल मतलब जिसमें पुरुष प्रधान होता है, यानी कि जिसमें मैन डोमिनेट करता है फीमेल को, पैट्रियार्कल नॉर्म्स पे डिपेंड है ये। और डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर क्या बोलता है? देखो, ये अलाउ नहीं करता किसी भी मैरिड वूमन को कि वो प्रॉपर्टी ओन करे, यानी कि किसी भी जो महिला है जो शादीशुदा है वो कोई भी प्रॉपर्टी, संपत्ति का मालिक नहीं रह सकती। उसकी जो आइडेंटिटी है हस्बैंड के साथ ही काउंट की जाती है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की आइडेंटिटी एक साथ मानी जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर के साथ। तो इसलिए भी आर्गूमेंट दी जाती है कि इसको मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, हस्बैंड को क्रिमिनल समझा जाना चाहिए जब वो फोर्सफुली करता है वुमन के साथ। नेक्स्ट है आर्गूमेंट कि ये राइट्स ऑफ वुमन है, जो वुमन का अधिकार है इक्वलिटी का, उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि आर्टिकल 14 के अंदर सभी को हमारे संविधान में इक्वली समझा जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है, और वुमन को भी ट्रीट किया जाना चाहिए इक्वली। तो ये उसके इक्वलिटी के अधिकार के अगेंस्ट है अगर इसको रेप नहीं समझा जाता है तो। नेक्स्ट है ये आर्टिकल 21 के अंदर जो बॉडीली इंटीग्रिटी है उसी का भी पार्ट है, क्योंकि देखो वुमन की खुद की बॉडी है भाई साहब, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन करता है, भले ही उसका अपना हस्बैंड हो, तो उसे अधिकार होना चाहिए रिफ्यूज करने का, मना करने का, क्योंकि उसकी बॉडी का अधिकार जो है, राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी और राइट टू प्राइवेसी, ये दोनों ही इंटीग्रल पार्ट हैं, इंट्रिंसिक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 के। और राइट टू प्राइवेसी भी इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का। और ये पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था 2017 में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला था। तो इसी के हिसाब से ये राइट टू प्राइवेसी का भी उल्लंघन है वुमन के। और देखो, एक कमेटी बैठी थी हमारे इंडिया में, निर्भया गैंग रेप केस हुआ था, निर्भया गैंग रेप केस हुआ था 2012 में, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी। और एक यूनाइटेड नेशन की कमेटी है, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन 2013 की। इन दोनों ने यही रिकमेंडेशन किया था कि मैरिटल रेप को इंडियन गवर्नमेंट को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, कि मैरिटल रेप भी एक क्रिमिनल की कैटेगरी में आना चाहिए, इन्होंने भी कहा था। क्योंकि रेप तो रेप है भाई साहब, भले ही वो किसी ने भी किया हो, हस्बैंड ने किया हो या किसी भी एज की महिला के साथ किया हो, तो ये रेप समझा जाना चाहिए। तो ये है आर्गूमेंट कि जिसको मैरिटल रेप को कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, लेकिन कुछ अगेंस्ट में देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये डिस्टेबलाइज कर देगा मैरिज को, क्योंकि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, इसको डिस्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है।
अगर मान लो इसको मैरिटल रेप समझा जाएगा, क्रिमिनलाइज किया जाएगा, तो ये अनार्की पैदा करेगा फैमिली में। अनार्की का मतलब डिसऑर्डर, यानी कि मैरिज ही डिस्टेबलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हैं इसके अगेंस्ट में कि मिसयूज ऑफ लॉ, ये लॉ का भी मिसयूज होगा, क्योंकि देखो हस्बैंड को इसके द्वारा हैरास किया जा सकता है, वाइफ के द्वारा, यानी कि सताया जा सकता है इस सेक्शन का मिसयूज करके, क्योंकि इजी टूल बन जाएगा। हस्बैंड के बारे में सता सकती है, वो तो जाके बोल देगी वूमन की मैंने कंसेंट नहीं दी थी और इसने फोर्सफुली रेप किया है मेरा, रेप का केस लगाया जा सकता है। जैसे देखो पहले भी इस तरह का मिसयूज किया गया है, सेक्शन 490A का बहुत सारी ऐसे केसेज आए हैं। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, इसका भी मिसयूज बहुत बार किया जाता है महिला के द्वारा वुमन के अगेंस्ट, मतलब मैन के अगेंस्ट, वुमन द्वारा मैन के अगेंस्ट और उसके घर वालों के अगेंस्ट बहुत बार यूज किया जाता है इस एक्ट को। तो इस तरह से अगर इसको भी मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा तो हस्बैंड को सताया जा सकता है। नेक्स्ट आर्गुमेंट है डाइवर्सिटी इन कल्चर ऑफ द स्टेट्स। देखो क्रिमिनल लॉ है जो कंकरेंट लिस्ट में आता है, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, उसमें 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दी हुई है, एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जितने भी हैं उन पे नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है जो कंकरेंट में है सब्जेक्ट। और क्रिमिनल लॉ कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में जब आता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी इंप्लीमेंट कर सकती है इसको। स्टेट गवर्नमेंट में डाइवर्सिटी है, आपको पता है हमारे स्टेट में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कल्चर हैं, संस्कृति है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हैं, डिफरेंट उनकी संस्कृति है, ट्रेडिशन है, रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं उनके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो ये अगर ये एक जो मैरिटल रेप ये कर दिया जाएगा क्रिमिनलाइज, तो हमारी डिफरेंट कल्चर है उसकी डाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करेगा। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि लेजिस्लेचर है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, वो देखो मैरिटल रेप को रेप की कैटेगरी में ला सकती है सेक्शन 375 को एलिमिनेट करके। यानी कि सेक्शन 375 में जो एक्सेप्शन है हस्बैंड को, उसको एलिमिनेट करके इसको रेप की कैटेगरी में ला सकती है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। इसके लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपनानी चाहिए, यानी कि सभी से डिस्कशन करके मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के जरिए इसको हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही इसको हटाने के साथ साथ बिहेवियरल चेंज लेके आए, एक बिहेवियरल चेंज के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए, यानी कि जागरूकता अभियान चलाए, अवेयरनेस कैंपेन, जिसके जरिए पब्लिक को भी जागरूक किया जाए कि इम्पोर्टेंस क्या है कंसेंट की, यानी कि अनुमति की क्या अहमियत है और मेडिकल केयर रिहेबिलिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए इसके साथ साथ लॉ को हटाने के साथ साथ। तो यही था इसके बारे में।